एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के हैवीवेट, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी गोवा चुनाव हार चुकी है, पंजाब में उसका बुरा हाल हुआ है और एक विधानसभा उपचुनाव हुआ, वहाँ भी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसे में एमसीडी चुनाव में पार्टी कैसे लड़ेगी, उसकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी को वजूद बचाने की लड़ाई है। इन सारे सवालों पर हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी, न्यू इंडिया पर आपका स्वागत है। मनीष जी, पूरी मोदी की आंधी चल रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव आए, देश के चुनाव के बाद ये मुकाबला नहीं लगता है कि एकदम दिए और सूरज का मुकाबला, जिस तरह से जितना तेजी से भाजपा इसमें काम कर रही है? भ्रष्ट ताकतें इतनी बड़ी हैं कि कांग्रेस और बीजेपी सब उनकी मुट्ठी में है और हमारा तो एकदम दिए वाली लड़ाई है उनसे। हमारी लड़ाई इसी बात से है कि दिल्ली के हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, बिजली पानी को लेके, सिविल वर्क्स को लेके, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके जो माफिया काम कर रहे थे यहाँ, हमारी लड़ाई उनसे है। और उस लड़ाई को हम मतलब बीजेपी उनका एक मोहरा है, कांग्रेस उनका एक मेरा है, वो दोनों में से कोई भी सत्ता में आ जाओ वो हमेशा एंजॉय करते हैं। आम आदमी पार्टी को लेके दोनों अनकंफर्टेबल हैं, उनको ये लगता है ये पार्टी नहीं आनी चाहिए। आपका एक पिछले दिनों बयान आया था कि 81% भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आपके पास कौन सी एजेंसी है? पुलिस आपके पास नहीं है, डीडी आपके पास नहीं है, ये आंकड़ा कहाँ से आया और कम हुआ कैसे? उसके बावजूद 81% भ्रष्टाचार कम हुआ है, ये मैंने नहीं कहा, ये सीवीसी कह रहा है। सीवीसी बता रहा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बता रहा है, जो भारत सरकार द्वारा गठित एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो देश भर में करप्शन की शिकायतें लेती है, कि दिल्ली सरकार के खिलाफ करप्शन की शिकायतें 81% कम हुई हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ करप्शन की शिकायतें 67% बढ़ी हैं। तो ये तो सीवीसी की रिपोर्ट है। राजौरी गार्डन का जो उपचुनाव था उसमें आपकी खबर ये नहीं थी कि भाजपा जीत गई, खबर ये थी कि आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। इतना बड़ा बदलाव इतने कम समय में? हाँ, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि सिक्किम में एक जगह सारी लहर के बीच 500 वोट मिले इन लोगों को एक सीट पे। जमानत जब्त होने की भी, मतलब अगर जमानत जब्त नीचे होने से नीचे भी कोई स्थिति होती चुनाव में, 500 वोट तो वो हैं, पर उसका तो किसी ने जिक्र तक नहीं किया। तो मीडिया का एक बड़ा सेक्शन है कि मीडिया में तो आप मीडिया में दिल्ली की खबरें बड़ी होती हैं। मीडिया का एक बड़ा सेक्शन है कांग्रेस में, बीजेपी में, सब में इसको लेके बड़ी खुशी है कि आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। उनको ये चिंता नहीं हुई कि यार बीजेपी को भी 500 वोट मिले एक सीट पे, तो जमानत जब्त तो बहुत दूर की बात है, 500 से ऊपर वोट नहीं मिले। बट एनीवे, मैं उसमें नहीं जाता। राजौरी गार्डन में जो हुआ वो हमारी वजह से हुआ, हमको और बेहतर चीज़ें करनी चाहिए थी, हमको वो डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे जो लिए। अरविंद जी का एक बयान है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो हम 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। क्या नहीं लगता है कि चुनाव हुआ नहीं है, भी चुनाव दूर है, हम पहले से ऐसा प्रेडिक्शन करके हार की बचाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं? बयान ऐसा बता रहा है। नहीं, ईवीएम को लेके अचानक देश में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हम भी बात कर रहे हैं और बात तो बहुत पहले से, मतलब आज जो इसको डिफेंड कर रहे हैं ईवीएम को, उन्होंने तो किताबें भी लिखी हुई हैं, उन्होंने कोर्ट में केस भी किए हुए हैं, उन्होंने पूरे कैंपेन तक चलाए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आज ईवीएम को लेके एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या, मतलब पूरा का पूरा लोकतंत्र ईवीएम पे निर्भर हो गया है और ईवीएम को लेके जो सवाल उठे हैं उनका जवाब नहीं आ रहा। जवाब सिर्फ आ रहा है कि ईवीएम तो बहुत पवित्र है जी, उसकी पूजा कर लो। पूजा करने वाले पवित्रता नहीं चाहिए, साइंस की भाषा में बताओ कि कहाँ ठीक है और कहाँ गड़बड़ी थी, वो नहीं बता रहा कोई। वो तो कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ी, आप बता दीजिए, हमारे से ठीक है। चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि हम आके बताइए गड़बड़ी कहाँ है। वीडियो है, पत्रकारों के पास वीडियो है, पत्रकारों ने खबर छापी है कि एक ईवीएम ऐसी पकड़ी गई भिंड में, मध्य प्रदेश में, जहाँ कोई भी बटन दबाओ बीजेपी का पर्ची निकल रही थी। तो अब वो गड़बड़ी क्या थी उसको बताओ ना। उसी ईवीएम ने 67 सीट आपको दी, पंजाब में बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है जो बार बार आता है। देखिए, 67 सीटें हमको भी दी थी, हम तब भी नहीं बोले थे। 282 बीजेपी को दी थी, हम तब भी नहीं बोले थे। जब महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, झारखंड ये लोग जीते थे, हम तब भी नहीं बोले थे। हम तब बोले जब ईवीएम पकड़ी गई, हम तब बोले जब एक बूथ मुंबई के चुनाव में ऐसा निकल के आया जहां कैंडिडेट कह रहा है कि मैंने और मेरी फैमिली ने 15 लोगों ने हमने वोट डाला था अपने चुनाव चिन्ह पे, वहां 0 वोट कैसे आ गया? कैंडिडेट कह रहा है मेरा वोट कहाँ गया? तो अपने ही बूथ पे कैंडिडेट का अपना वोट गायब हो गया। पुणे में जब नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड ज़्यादा आ रहे हैं नंबर ऑफ वोट कास्टेड से, जितने वोट पड़े उससे ज़्यादा काउंट होके आ रहे हैं, तब ये सवाल उठ रहे हैं।
हमने 67 के वक्त भी नहीं बोला और 282 के वक्त भी नहीं बोला था। हमने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड और असम के वक्त भी नहीं बोला था। लेकिन जब भिंड में मशीन पे कोई भी बटन दबाओ, भाजपा की पर्ची निकल रही है, तब भी नहीं बोलेंगे तो लोकतंत्र की हत्या के समय सब चुप हैं। इसका मतलब बात करें इधर चुनाव की, तो चुनाव आते जो है दल बदल शुरू हो जाता है। इधर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है काफ़ी लोग जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी जा रहे हैं, कांग्रेस से भी जा रहे हैं। क्यों है भगदड़, क्यों है दिल्ली में? भाजपा के भी बहुत सारे लोग छोड़ के आ रहे हैं। तो ये चुनाव के समय में मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में कुछ शिकायतें भी होती हैं। लेकिन साथ साथ ये थोड़ा सा चुनाव का अजीब दौर है। मैं अगर व्यक्तिगत रूप से देखूं तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है लोकतंत्र के लिए। पहले इस चीज़ को बहुत ख़राब माना जाता था कि किसी पार्टी से लोगों को तोड़ो। इसको हम लोग बड़े नेगेटिव शब्द में हॉर्स ट्रेडिंग बोलते थे, और हॉर्स ट्रेडिंग करने वाली पार्टी को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। अब माना जाता है कि अब जिस तरह से उसको न्यूज़ में प्रेजेंट किया जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग तो कोई बोलता भी नहीं है, बोले राजनीतिक कौशल दिखाते हुए फलानी पार्टी के 4 लोग तोड़ लिए। तो ये बड़ा अजीब है। राजनीति में अरविंद जो लवली जैसे लोगों ने रात को आप प्रचार करते हो कांग्रेस को और सुबह भारतीय जनता पार्टी में से, ये राजनीति जो है, आप तो भी राजनीति के लिए नए हैं, पत्रकार से हैं, दिशा किस तरफ जा रही है? अगर आदमी की पार्टी के प्रति जिस नेता की निष्ठा नहीं है, जनता उसके प्रति अपनी निष्ठा कैसे रख सकती है? हाँ, मुझे कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले उसके बाद, वो भी कह रहे थे जी अब कांग्रेस का तो देखो जी कोई फ्यूचर बचा नहीं है दिल्ली में। कुछ नेता चुनाव से पहले छोड़ेंगे और कुछ चुनाव हरवाने के बाद छोड़ेंगे। तो चुनाव हरवाने की भी जिम्मेदारी कुछ नेताओं को दे रखी है बीजेपी ने, वो हरवाएंगे और फिर उसके बाद छोड़ेंगे। राजौरी गार्डन के बाद यही बयान आता है। क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस लड़ाई में न रहे, मामला सिर्फ भाजपा और आपका हो, तभी फायदा मिलेगा आपको? बात भाजपा और आपकी नहीं है, बात यह है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल कर सकती है। हमने दिल्ली में करके दिखाया। इतने प्रदर्शन हो रहे हैं नोएडा में, इतने प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में। किसी एक जगह पेरेंट्स के दर्द को समझने वाली कोई पार्टी नहीं है, चाहे कांग्रेस रूलिंग हो चाहे बीजेपी रूलिंग हो। बात सब कर रहे हैं। अभी कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, मैं अभी मेरे पास पुख्ता चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कहीं मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उन्होंने 8% फीस बढ़ाने की इजाज़त दे दी है। ये तो मजाक है क्या यार? 8% फीस क्यों बढ़ाओगे हर साल, अगर टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ा रहे, खर्चे नहीं बढ़ा रहे। मैंने यहाँ जब सख्ती करनी शुरू की तो ऐसे ऐसे स्कूल निकल के आए जिन्होंने पेरेंट्स से पैसा कमा के यूपी में, हरियाणा में नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज तक खोल दिए पेरेंट्स से। मैंने कहा अब नहीं करने दूंगा, मैं आपको फीस नहीं बढ़ाने दूंगा। तो ये कौन करेगा? ना बीजेपी कर पा रही है ना कांग्रेस कर पा रही है। हमारा मुकाबला तो इस माफिया से है, जो एजुकेशन माफिया है, वाटर माफिया है, टैंकर माफिया है, दवाओं का माफिया है, बिजली कंपनियों का माफिया है। हमारा मुकाबला इससे है। एजुकेशन में आपके सुधार की जो है चर्चा होती है, जनता भी मानती है, लोग भी मानते हैं कि एजुकेशन में मनीष सिसोदिया ने काम किया है। लेकिन बाकी जगहों पे जैसे हेल्थ की बात आती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात तो होती है, लेकिन उतना सफल नहीं रहा। एजुकेशन जो है आपका सबसे अच्छा क्षेत्र रहा, बाकी क्षेत्रों में उतना अच्छा काम नहीं कर पाए जितनी उम्मीद थी। देखिए, मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि एजुकेशन का इत्तेफाक से स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए चर्चा ज़्यादा। मतलब एजुकेशन में निश्चित रूप से कोई सरकार इस तरह का काम कर नहीं रही। पूरे देश में चुनिंदा प्राइवेट स्कूल्स को प्रमोट करने के अलावा एजुकेशन का कोई मॉडल देश के पास है नहीं। गवर्नमेंट स्कूल का भट्टा बैठा रहे हैं सारी तरफ, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल दुकानों की तरह खोल रहे हैं, और कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल। इसके अलावा एजुकेशन का मॉडल नहीं है। हम दिल्ली में इस मॉडल को बदल रहे हैं। तो इसमें दम है बात में कि एजुकेशन में काम हो रहा है, लेकिन हेल्थ में भी काम हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर बना है जहां सरकार अभी भले ही कुछ कॉलोनियों में गारंटी दे रही है कि आप अपनी टोंटी खोल के पीने का पानी लीजिए और देश की किसी भी लैब में उसको टेस्ट करा लीजिए, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं निकलेगा। ये पानी की गारंटी देने वाला शहर देश में अभी है नहीं, कहीं सिर्फ दिल्ली में है। तो ये सब काम हो रहे हैं। एजुकेशन में काम हुआ है, लेकिन शिक्षा में सुधार आया है, फीसों पर कंट्रोल हुआ, लेकिन एडमिशन अभी भी सबसे बड़ी समस्या है। मैं जहाँ काम करता हूँ, आपके इर्द गिर्द एडमिशन के समय में लाइन लग जाती हो कि मंत्री जी एडमिशन करा दीजिए। कब आदमी जाएगा और उसका एडमिशन हो जाएगा आसानी से? देखिए, पर्याप्त संख्या में स्कूल और चाहिए, जो हम कर भी रहे हैं। हमने 40,000 क्लासरूम 8,000 क्लासरूम्स बना दिए, 10,000 और बनवा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी ठीक नहीं करेंगे तो ये समस्या तो और बढ़ेगी। आप प्राइवेट स्कूल्स के हवाले देश की शिक्षा को नहीं छोड़ सकते। आप किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में रिसर्च के लिए, क्वालिटेटिव उसके लिए आप रख सकते हो प्राइवेट स्कूल, दुनिया भर में है। लेकिन सारी दुनिया में, सारे विकसित देशों में विकसित वो तभी हो पाए हैं जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पे काम कर लिया है ठीक से। अगर देश गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं करेगा, सॉरी टू से, वी कैन नेवर बी ए डेवलप्ड कंट्री। अब एमसीडी चुनाव के फिर लौटते हैं, चूंकि मुद्दा वही है। आपने आरोप लगाया 244 करोड़ के घोटाले का। आधार क्या है कि एमसीडी में 244 करोड़ का घोटाला हो गया? देखिए, 2011-12 में इनका ऑडिट हुआ।
मैंने जो भी फैक्ट्स रखे उसके निकाल के रखे हुए, और वो तो 20% हैं। ऑडिट जो होता है 15-20% पे होता है। 56 करोड़ रुपए इन लोगों ने चेक लिया एडवर्टाइजर एड कंपनी से, जो होर्डिंग का ठेका लेती हैं, एड कंपनी से 56 करोड़ ले लिए, चेक लिया और उसको भुनाया नहीं, और उसके बाद कंपनी से लिया भी नहीं, डिफ़ॉल्ट हो गई। इस तरह के कितने पेमेंट्स पड़े हुए हैं जो एमसीडी को मिल जाने चाहिए थे, वो इन्होंने, इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनके भाई भतीजों की कंपनियां थीं, इसलिए नहीं लिया गया। पार्किंग का यही घोटाला हुआ। मैंने तो बताया, मैंने सारे उदाहरण दे दे के बताए हैं कि किसने कहाँ कहाँ कई करोड़ रुपए, मुझे 4 करोड़ रुपए ऑफिसर्स ने निकाल लिए, वो जमा नहीं करवाए और उनका बताया भी नहीं वो कहाँ खर्च हुए। तो वो पैसा सारा कैलकुलेट करके, मैंने नहीं, एमसीडी के इंटरनल ऑडिटर्स ने कहा है जी ये 244 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा, कहाँ है। ऑडिट की बात तो अलग होती है। ऑडिट में तो सीएजी जो सवाल उठाता है, भाजपा, जब जिस सीएजी के सवाल पे सरकार चली गई, यूपीए 2 चली गई, भाजपा उस आरोप को साबित ही नहीं कर पाई। एक है परसेप्शन देना, एक है फैक्ट्स देना। 56 करोड़ रुपए का चेक जमा नहीं कराया गया, ये फैक्ट है। 4 करोड़ रुपए ऑफिसर्स ने निकाले, ये फैक्ट है, और वो जमा नहीं कराए वापस, ये फैक्ट है। वो ऑफिसर्स के पास में है, और ये 2011-12 का है। उसके बाद भी कितना, मैं तो, ये तो आप 244 की बात करो, मैं कह रहा हूँ हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हैं नगर निगम में ये लोग। अभी बात हो रही है हाउस टैक्स में छूट की। विजय गोयल का और आपका खुद वाद विवाद चल रहा है। बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने हाउस टैक्स पे छूट ले रखी है, निशाने पर सिर्फ विजय गोयल ही क्यों है? नहीं, विजय गोयल जी ने क्योंकि कहा कि ये हो नहीं सकता, इसलिए मैंने उनको जवाब दिया कि भाई जिस तरह से आपकी चांदनी चौक वाली हवेली का हो गया, वैसे ही आम आदमी के घरौंदे का भी हो जाएगा। आपकी हवेली का तो नगर निगम कर लेगा, और आम आदमी के छोटे से होम स्वीट होम का करेगा तो वो पार्लियामेंट करेगी। मैंने कहा ये बेवकूफ़ मत बनाओ जनता को, बहुत बन ली। अब आम आदमी पार्टी का साथ है जनता के साथ में, ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी क्या कहें, और भी दल, मीडिया में भी एक बहुत बड़ी चर्चा है कि अगर एमसीडी के चुनाव में प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का खराब रहा तो सरकार भी संकट में आ सकती है। इनका बस चले तो सरकार क्या, हम ही को सबको जेल भेज दें। वो तो इन्होंने जिस तरह से हमारे कच्चे चिथड़े उगाड़ के देख लिए हैं, कहीं इनको कुछ करप्शन मिल नहीं रहा। 1 रुपए का करप्शन नहीं ढूंढ पाए ये। इधर से घुमाने की कोशिश करेंगे, इधर से घुमाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जेल में तो क्या है, हम तो छोड़े ना, जीने ना दें हमको। बात करें अरुण जेटली वाले मुकदमे की, कौन देगा खर्चा? जेठमलानी साहब तो फीस ले नहीं रहे हैं, बाकी खर्चा देगा कौन? क्योंकि छोटे छोटे और खर्चे होते हैं। जेठमलानी साहब का बड़प्पन है कि वो फीस नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं फीस नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली के क्रिकेट के भ्रष्टाचार से अगर लड़ना है तो खर्चा तो दिल्ली सरकार को देने की जरूरत पड़ेगी। भ्रष्टाचार से अगर लड़ना है तो सरकारों को तो खर्च करना पड़ेगा उस पर। बिना खर्च किए, बिना, आप सोचो वकील की फीस तो अरविंद केजरीवाल अपने घर से लाएंगे। दिल्ली के क्रिकेट को बचाने की लड़ाई अरविंद केजरीवाल कैसे लड़ लेंगे अपने घर से खर्चा करके? कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और भारत सरकार की लड़ाई में दिल्ली की आम जनता हमेशा पिसती रहती है। देखो, हम दिल्ली के लोग, ये एडजस्टमेंट हो जाता ना, तब हम गद्दार कहलाते। हम कहते भाई बिजली कंपनियों से थोड़ा सा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कमा ले, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता भी कमा लें, थोड़ा सा हम भी कमा लें, और जनता को बिजली महंगी करने देते हैं। जनता के ऊपर बिजली महंगी हो जाए तो हो जाए, तब हम गद्दार हो जाते। अगर हम प्राइवेट स्कूलों का धंधा, टैंकर का धंधा चलने देते, तब हम गद्दार हो जाते। अभी तो हम लड़ रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल को हम तभी कंट्रोल कर पा रहे हैं जब हम लड़ रहे हैं। नहीं तो कौन, कितने सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स तक ने मुझको कहा है कि यार क्यों इनको परेशान कर रहे हो, क्यों इस प्राइवेट स्कूलों के पीछे पड़ गए हो तुम? सेंट्रल मिनिस्टर्स ने कहा है, सिफारिश लगाते हैं। अरुण जेटली एपिसोड आया है, खाने के बिल का एपिसोड आया। भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने में जुटी हुई कि आम आदमी का पैसा आम आदमी पार्टी बर्बाद कर रही है। इनका विचारों का, इनकी किस्मत खराब है। इनको कोई गलत सलाह देता है, इनको ऐसी फाइल पकड़ा दी किसी ने जिसमें 4 पन्ने में बिल लगे हुए थे, 5वें पन्ने पे मेरा ऑर्डर लिखा हुआ था कि ये पेमेंट नहीं हो सकता। अब अगर वो फाइल रखी रहती तो रखी रहती, लेकिन ये मेरे खिलाफ लेके आए उसको, देखो 12,000 रुपये की थाली खाली। अगले दिन मैं अपना नोट लेके आ गया कि देखो मैंने 12,000 रुपये का पेमेंट होने नहीं दिया था, अब जनता खुश हो गई। तो ये लाए थे उसको मेरे खिलाफ निकाल के, इसका पड़ा इनको उल्टा, इससे हमारी इमेज और अच्छी हो गई जनता में। जनता अब कह रही है यार ये तो बड़े मतलब एक्टिव मिनिस्टर है। 12,000 रुपये का कोई ऑफिसर पेमेंट करना चाह रहा था, वो तक रुकवा दिया। मिनिस्टर इतना सतर्क होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर। लोगों को फक्र हो रहा है इस बात पे। बात करें पंजाब चुनाव की, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती जिताई थी, जैसे मैसेज आ रहे थे, मीडिया को भी रिपोर्ट्स आ रही थी, गलती कहाँ हो गई? अभी तो देखिए, अगर ईवीएम का घोटाला सामने आ गया तो गलती इस लोकतंत्र में बहुत बड़ी हो जाएगी, सामने आएगी। नहीं, पार्टी का, अगर हम ईवीएम को छोड़ दें, उसके चुनाव के पहले की भी बात करें तो बहुत सारे आरोप लगे। महिलाओं के टिकट बंटवारे के आरोप तो बाद में लगे हैं। एक पार्टी का बड़ा नेता छोड़ के चला जाता है। सिद्धू प्रकरण हुआ कभी, जब आपने, अब तो बाद चुनाव बीत गया है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी से एक नेता छोड़ के कांग्रेस में चले गए, उसमें आम आदमी पार्टी बीच में कहाँ से आ गई?
भाई बीजेपी के एक नेता ने बीजेपी छोड़ी, वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, घाटा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। आम आदमी पार्टी का एक नेता कैश में डोनेशन लेते हुए पकड़ा गया, हमने उसको तुरंत पार्टी से निकाला। उसके प्रति इतनी सिंपैथी है, हमें कोई सिंपैथी नहीं है, हम जीते हैं या हारें, लेकिन करप्शन की इस पॉलिटिक्स को ना हम अपनी पार्टी में बर्दाश्त करेंगे और ना देश में। इस सिद्धू से तो आपकी काफी बात हुई थी, कई बार मुलाकात का दौर चला, बात का दौर चला। आ जाते तो बहुत बढ़िया था, नहीं आए तब भी कोई बात नहीं है। क्या खेल हुआ था? तो चुनाव बीत गया, सिद्धू को कहानी जो है में ट्विस्ट का क्या आया? अगर आप बहुत तो बात हो चुकी है, एमसीडी पे बात करते हैं, उस पर सीएम खूब बोल चुके हैं, बता चुके। एक बयान आया जो पंजाब चुनाव की बात हुई, एक आपकी तरफ से बयान आया कि केजरीवाल को ही आप मुख्यमंत्री समझिए। आपने ये नहीं कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, मैं साफ कर दूं, लेकिन ये माना जा रहा है कि लोगों ने समझ लिया कि बाहरी मुख्यमंत्री थोपा जा रहा है, इसलिए पंजाब के चुनाव में आपकी गड़बड़ी हुई, जो हम लोगों का परसेप्शन है। देखो पंजाब, अब आप लोगों का परसेप्शन, एनालिसिस, पोस्टमार्टम जो भी हो, ईवीएम की जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है कि पंजाब समझ में नहीं आएगा लोगों को। नहीं, ईवीएम की सच्चाई के बाद तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर ईवीएम में बदमाशी हुई तो पंजाब में कांग्रेस को क्यों, वहां भाजपा क्यों नहीं आई? क्योंकि यही तो पॉलिटिक्स है कि 4 जगह अपने राज्यों में सरकार जिता दी, एक जगह क्योंकि वहाँ इतने बदनाम थे लोग, अपने को जिताते तो लोग कहते अच्छा कुछ तो गड़बड़ी है तो कांग्रेस जितवा दी। ये नूरा कुश्ती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, हमेशा हम कहते हैं। गोवा में भी बीजेपी पीछे रह गई सरकार से, वो तो सरकार बन गई अलग बात है, लेकिन आंकड़ों में बीजेपी तो पीछे ही रह गई थी। आपके शब्दों में तथाकथित राजनीतिक कौशल से बना ली उन्होंने सरकार, हॉर्स ट्रेडिंग से बना ली। अब बात करते हैं अमरिंदर सिंह। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जो आपका चुनाव प्रचार था कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे। अमरिंदर सिंह ने इसको शुरू किया सरकार में आते ही, और पूरा श्रेय फिर कल कैबिनेट करके भारतीय जनता पार्टी ने लूट मुझे लिया। लगता नहीं कि अमरिंदर सिंह ने कोई इस तरह का ऑर्डर दिया, वो सिर्फ एक मीडिया में खबर आई और उसके बाद तो सारे नेता उनके तो लाल बत्ती में घूम रहे हैं। नहीं, कई सारे कैबिनेट के विजुअल में बिना बत्ती के अमरिंदर सिंह दिखे हैं। अच्छा चलिए, देखिए हमारे लिए खुशी की बात है कि जिस राजनीति की बात करके हम आए, बाकी राजनीतिक पार्टियां भी उसको अडॉप्ट कर रही हैं। हमने कहा था कि हम लाल बत्ती की गाड़ियों में नहीं बैठेंगे और पिछले 2 साल से हमने ये चीज़ मेंटेन की है। आज आप मेरे यहाँ देख लीजिए, हमारे किसी भी मंत्री के यहाँ देख लीजिए, आपको ना हमारे साथ पुलिस वाले चलते मिलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड चलते मिलेंगे, और ना आपको हमारे साथ लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी। तो ये और हमें मतलब बहुत इजी पॉलिटिक्स लगती है। लाल बत्ती की गाड़ी में जाइए, आप बाजू में से जनता झांक रही है, उसको लगता है बड़ा कोई नेता जा रहा है। आप मतलब 1 to 1 जब आई कांटेक्ट होता है जनता के साथ में, जनता के बीच में जब जाके उतरिए, जनता को लगता है हमारे जैसा आदमी, हमारे बीच का नेता उतरा है हमारे, तो आप जनता से बड़े नहीं होते। एक तो लाल बत्ती से ये फायदा है, दूसरा लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ बैठ के धीरे धीरे दिमाग में भी लाल बत्ती आ जाती है। और आपने देखा अभी कल एक भारतीय जनता पार्टी के शायद मिनिस्टर ने यूपी में एक टोल प्लाजा पे एक बंदे को सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि विधायक थे, हाँ विधायक ने, तो वो उनकी गाड़ी पे लाल बत्ती हो ना हो, उनके दिमाग में लगी हुई है लाल बत्ती। तो ये जो है ना कल्चर अहंकार सत्ता का, ये लाल बत्ती के खत्म होने से शुरू होगा, अहंकार खत्म होना, और अच्छी चीज़ है। इसमें देश में सारी राज्य सरकारों को अब कर देना चाहिए। लाल बत्ती खत्म हो गई, पुलिस स्कोर्ट चलती रहेगी, आगे स्कोर्ट चलेगी, पीछे स्कोर्ट चलेगी, 5 गनर चलेंगे। तो जो कल कैबिनेट ने अमेंडमेंट किया है, क्या लगता है इससे दूरी खत्म हो पाएगी? हमको तो नहीं लगता कि जनता और लाल बत्ती भी खत्म होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग सिक्योरिटी लेके नहीं चलते हैं कभी भी। हमने आज तक 2 साल हो गए, एक भी गनर साथ में नहीं रखा, पहले दिन ही लिख के दे दिया था हमको गनर नहीं चाहिए। तो जब तक नेताओं की सिक्योरिटी और ये लाल बत्ती का कल्चर नहीं खत्म होगा, तब तक जनता उन्हें अपना नेता, अपने बीच का सा नेता नहीं समझेगी। और यही राजनीति का वो है, टेस्ट है। अगर मोदी जी या उनकी पार्टी के लोग वाकई स्वच्छता की राजनीति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इन एमएलएज को, जिसने ये हरकत की, इस जैसे एमएलएज को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए। दूसरा, ये गनर कल्चर भी खत्म करनी चाहिए। गनर कल्चर खत्म करें ना, उसके बाद पता चलेगा ईमानदारी से जिया कैसे जाता है और सादगी से कैसे जिया जाता है। अभी राम मंदिर पर कल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, राजनीति में किस दिशा की फैसला राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा? पता नहीं, अभी देखिए आगे किस दिशा में ले जाएगा। पूरा अजीब से दौर में जारी है देश की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के नाम आए हैं जो मंत्री हैं, और एक बात हो रही है राजनीति में सूचता की, तो कहाँ से सूचता रह गई? जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है उसके बाद भी एक आदमी कह रहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। इसकी हड़बड़ी भी नहीं थी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, या तो आम आदमी पार्टी किस नज़रिए से देखती है? पता नहीं। अभी तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं राजनीति में, जिस तरह की हठधर्मिता, जिस तरह देश को, मतलब ये देश अचानक डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, वर्किंग पावर, आईटी पावर, इन सब से हटके राम मंदिर, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर, इन सब पे रिसर्च पे लग गया है।
ये वही देश है जिसपे 1-1.5 साल पहले हम बुलेट ट्रेन की भी बात कर रहे थे। आज बुलेट ट्रेन क्वेश्चन में नहीं है, गाय क्वेश्चन में है। एक चीज आप भूल गए, मैं बता रहा हूँ, ट्रिपल तलाक पे भी। हाँ, तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि क्या खाएंगे क्या नहीं पिएंगे, मतलब ये जिंदगी के मुद्दे हैं, ये गवर्नेंस के मुद्दे नहीं है। मुझे लगता है गवर्नेंस के मुद्दे सबसे पहले आप बात करिए, हर मुद्दे पे करिए, लेकिन आप पहले इस देश के हर आदमी को पीने का अच्छा पानी उपलब्ध कराइए। आप इस देश के हर आदमी को पहले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराइए, अच्छा इलाज की व्यवस्था उपलब्ध कराइए। आप दुनिया जहान के जिस मुद्दे पे बात करना चाहें, जो उन मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उन पे बात नहीं कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक पे क्या रुख है? सभी पार्टियों ने अपना रुख दे दिया है। देखिए, मैं आपसे भी कह रहा हूँ और आपके दर्शकों के लिए भी कह रहा हूँ, आप ट्रिपल तलाक पे इंटरव्यू कर लें, गाय पे कर लें, गोबर पे 40 लिखवा लें यहाँ पे बैठ के, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली के मुद्दे ये हैं कि मेरे घर के सामने से कूड़ा हटेगा कि नहीं हटेगा। लोग ये नहीं जान, नेताओं के रुख से लोगों के बीच में ना तलाक होता और ना लोगों के बीच में मोहब्बत होती। यूपी चुनाव तो बहुत कुछ हो गया। नहीं, राजनीति जिनको करनी है, और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप वाकई दर्शकों के हितैषी हैं तो उनकी जिंदगी से जुड़े मुद्दों पे मुझसे चर्चा करें और उनसे चर्चा करें। आप दुनिया जहान के सारे ट्रंप से लेके और हवाई जहाज से लेके सारे पे कर लीजिए, रामायण से लेके गीता तक के, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी को बदलने में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, मीडिया के जरिए भी और राजनीति के जरिए भी। मेरी राजनीति स्कूलों पे है, मुझे आके कोई चुनौती देके दिखाए और मैं हेल्दी कंपटीशन के लिए तैयार हूं। मैं पूरे देश की सरकारों को चुनौती देके कहता हूं, जितने बढ़िया स्कूल मैंने बनाए बना के दिखाओ, जितने बढ़िया प्राइवेट स्कूल मैंने करके दिखाए, कंट्रोल करके दिखाए, करके दिखाओ, जितने बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक हमने खड़े करके दिखाए, करके दिखाओ। हमने यहाँ बिजली आधे दाम पे करके दिखाई, बीजेपी ने बिजली आते ही उत्तराखंड में महंगी कर दी। इनसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए राजनीति पर सवाल पूछे ही जाएंगे। नहीं, आप दुनिया ध्यान पे पूछिए। मेरा अगला सवाल गुजरात के लेकर क्या प्लान है आपका? गुजरात का जब प्लान होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, इंटरव्यूज में थोड़ी तय होगा, क्योंकि पार्टी में तय होगा। गुजरात ही अगला निशाना है। एमसीडी चुनाव तो 3-4 दिन में बीत जाएंगे। अगली परीक्षा जो आम आदमी पार्टी के गुजरात में ही होगी। देखिए, असली परीक्षा किसी भी पार्टी की इसमें है ही नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, पार्टियां देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टियां नहीं है। मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे को बढ़िया स्कूल मिल जाए वो महत्वपूर्ण है। भाड़ में जाए पार्टी और भाड़ में जाए अच्छी पार्टी। जब तक अच्छी सरकार नहीं मिलेगी, अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा। अगर हम बिना अच्छी सरकार चुने, तो हम दिल्ली में वो कर रहे हैं, हम अच्छी सरकार चुने बिना अच्छा स्कूल, अच्छा सड़क नहीं जा सकते। मैं एमसीडी के 9 लाख बच्चों के लिए एमसीडी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए आए नगर निगम में, जैसे हमने 16 लाख बच्चों के लिए गवर्नमेंट के स्कूल सुधार दिए, वैसे 9 लाख बच्चों के लिए हम नगर निगम के स्कूलों को भी सुधार दें। मेरा फोकस वहाँ है और मेरी आंख चिड़िया की तरह वहां पे नजर। एमसीडी के बजट को लेकर काफी लड़ाई रही है, सफाई कर्मचारियों का आंदोलन रहा है, सरकार, दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती है। एमसीडी का कहना है कि उसको पैसा देना चाहिए। एमसीडी को जो है इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास भी आमदनी के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन अभी भी हम जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बन पा रही है। आपके पास कोई ऐसा योजना है कि अगर एमसीडी में आप आते हैं तो इंडिपेंडेंट बॉडी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएगी? एमसीडी के पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। दिल्ली सरकार भी, मैं समझता हूँ, पर्याप्त पैसा दे रही है उसको। केंद्र सरकार से नगर निगमों का पैसा आना चाहिए, इस पर अभी हम उस डिबेट में नहीं जाते। इतना कहूँगा कि नगर निगम में पैसे की लूट बहुत है, कलेक्ट करने में भी और खर्च करने में भी, दोनों में। कलेक्ट करने का मैं उदाहरण आपको दूंगा कि दिल्ली में 32,000 करोड़ रुपए का बजट था जब हम सरकार में आए थे, और आज 48,000 करोड़ का बजट है मात्र 2 साल के अंदर में। और हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं चलाई, हमने सिर्फ वो जो कलेक्शन करने में बेईमानी थी ना, कि इंस्पेक्टर अपनी जेब में रखता था, कुछ नेता की जेब में रखता था और थोड़ा सा पैसा सरकार की जेब में लाता था। आज ना नेता की जेब में जा रहा, ना अफसर की जेब में जा रहा, सीधा सारा सरकार की जेब में जा रहा है। इसीलिए 32,000 करोड़ का बजट 48,000 करोड़ में पहुंच गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, नगर निगम में सरकार आने दीजिए। ये जो एडवर्टीजमेंट का बजट है, जो 54 करोड़ रुपए किसी ने तो अपनी जेब में रखा हुआ है ना, जो आ जाना चाहिए था नगर निगम में। जो ये पार्किंग का बजट है, आज दिल्ली का एक आम आदमी घर से निकलता है, शाम को लौटते लौटते कम से कम 100-150 रुपये, अगर कार लेके जाता है, 100-150 रुपये पार्किंग पे खर्च करके आता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो पैसा नगर निगम में ना पहुंच के बीजेपी के नेताओं के भाई भतीजों की कंपनियों में पहुंच रहा है। वो पैसा अगर नगर निगम तक आ गया तो नगर निगम में ना हाउस टैक्स की जरूरत पड़ेगी, बल्कि और भी टैक्स कम कर देंगे। आम आदमी पार्टी पे एक आरोप है कि जो 67 विधायक चुन के आए हैं उसमें से सिर्फ 5-6 लोग सरकार चला रहे हैं, बाकी जो लोग चुन के आते हैं, भाजपा का भी कहना है, आपके कई विधायकों का भी कहना है कि वहाँ एक हिपोक्रेसी है, 4 ही 5 लोग सरकार चला रहे हैं, चुने हुए लोगों की बात सुनी नहीं जाती है। नहीं, देखिए, विधायक अपना काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, तो अपने क्षेत्र में विधायक काफ़ी पॉपुलर हैं, वो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। मंत्री इत्तेफाक से दिल्ली में 6 ही हैं, तो दिल्ली में मंत्री इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। नहीं, पार्टी की गतिविधियों में, टिकट बंटवारे में आज कई तरह किस तरह के सवाल उठे। पार्टी में भी कहीं भी कोई कोर होगा, एक लीडरशिप होती है, लीडरशिप अपना काम करती है, पार्टी के अलग अलग यूनिट्स अपना काम करती हैं, वैसे ही हम कर रहे हैं।
मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।